10 का 97 आई गेस सेंजल बुक है, कौन सी बुक है, हाँ ये खोली है मैंने। 10 का 97 है। दिस इज आई थिंक को जनरेशन या रीजनरेशन जो भी है, यहाँ पे दो दो चीज़ें लगी हुई हैं, ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है। तो इसमें क्या सीन है 10 का 97। अच्छा इसमें ना कुछ की पॉइंट्स आपको सबसे पहले आपको सवाल गौर से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा गौर से आपको सवाल पढ़ना है। अगर आपने सवाल सही पढ़ लिया, आपने डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों चीज़ें सही बना ली, तो आपका सवाल आगे से आसान है, आगे से वही वर्क है जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। गौर से देखो, मैं पहले सवाल समझा रहा हूँ, ये चीज़ मिस नहीं करना कि क्या क्या कैसे हो रहा है। एक स्टीम पावर प्लांट है, ऑपरेट ऑन एन आइडियल है, सही है, पहली बात तो ये पता चल गई। आइडियल मतलब नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा। रीहीट रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल है। रीहीट का मतलब क्या है कि एक हाई प्रेशर टरबाइन है और वापस से हीट होके एक और लो प्रेशर टरबाइन के अंदर जाएगा, तो इसको कहते हैं रीहीट। तो जब भी रीहीट होगा तो इसका क्या मतलब है, दो टरबाइन लगे हुए हैं। तो शुरू में सबसे पहले बॉयलर आएगा, बड़े वाले टरबाइन में गया, वहाँ से वापस बॉयलर में जाएगा और फिर लो प्रेशर टरबाइन में। साइज़ बड़ा नहीं देखना, प्रेशर देखो, यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन है, ठीक है, रीहीट हो गया। अब क्या कह रहे हैं ये लोग, विद वन एंड टू फीड वाटर हीटर, वन ओपन एंड वन क्लोज। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो क्या आगे कौन सा लगा है पीछे कौन सा लगा है, ये मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। हर सवाल को आपने दिखाना होगा, मैं इस वाले सवाल का आपको बता दूंगा। स्टीम एंटर द हाई प्रेशर टरबाइन इन 15 मेगा पास्कल। तो आप क्या करोगे, हाई प्रेशर टरबाइन पे यहाँ पे P8 किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया। नंबर मैं इनकी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 600 डिग्री, और यहाँ पे मेरे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, 600 डिग्री मेरे पास टेम्परेचर है, यहाँ भी नहीं लिख लिया। एंड द लो प्रेशर टरबाइन एट 1 मेगा पास्कल एंड 500 डिग्री। इसका क्या मतलब है, जब वापस ये रीहीट होके जाएगा तो जो लो प्रेशर में एंटर होगा वो एंटर कितने पे होगा, स्टीम एंटर इन द लो प्रेशर टरबाइन 1 मेगा पास्कल, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है 1 मेगा पास्कल है और टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री का। तो मुझे इस पॉइंट पर टेम्परेचर मिल गया, ये पॉइंट है मेरा 10 पॉइंट है मेरा। इसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं, जब ये सारा हो जाएगा तो क्या होगा, द कंडेंसर प्रेशर इज़ 5 किलो पास्कल। सबसे पहले आप ढूंढें कंडेंसर कहाँ लगा हुआ है। कंडेंसर हमेशा टरबाइन के बाद लगता है, मतलब पहले अगर हाई है उसके बाद लो प्रेशर है, तो जो एंड पे टरबाइन आएगा उसके बाद क्या लगा, कंडेंसर, ये रहा। तो कंडेंसर प्रेशर क्या होगा, कंडेंसर प्रेशर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यार मैं मार्क लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए, 5 किलो पास्कल, सही है, 5 किलो पास्कल। अच्छा कंडेंसर में हमेशा याद रखना कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होती है। इसका मतलब यह है कि जो कंडेंसर के इनलेट का प्रेशर है वही कंडेंसर के आउट का प्रेशर होगा 5। एक और चीज़ है, बॉयलर में भी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है, मतलब बॉयलर के अंदर आने वाला प्रेशर सेम होगा बॉयलर से बाहर जाने वाला। दो चीज़ें आपको पता चल गई। और एक और चीज़, अगली चीज़ क्या है यहाँ पर, स्टीम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टरबाइन एट 0.6 मेगा पास्कल फॉर द क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। अच्छा अब आप कभी बोलोगे कि यार हम तो हमेशा हाई प्रेशर से ब्लीड करते हैं। ब्लीड का मतलब क्या है, मैं ब्लीड का मतलब ये है कि टरबाइन में से स्टीम को एक्सट्रैक्ट करना है, एक टरबाइन में से थोड़ी सी स्टीम निकाल लेना ताकि हम फर्दर अपने पानी को पहले ही उस स्टीम में से गर्म कर लें, सही है। ये देखो ये टरबाइन है, यहाँ से स्टीम निकाली, ये आई, यहाँ पे पानी आएगा, ये इसको गर्म कर लेगा, ठीक है। ये टरबाइन स्टीम ब्लीड का काम होता है। तो स्टीम ब्लीड अब डायग्राम में क्योंकि गिवन है, दोनों हम लो प्रेशर से ही कर रहे हैं, तो आपको लो प्रेशर से ही सॉल्व करना है, सही है। अगर नहीं गिवन तो चैट जीपीटी बताता है कि मुझे नहीं याद सर ने क्या बोला था, वैसे हम अक्सर दोनों हाई प्रेशर से ही ब्लीड करते हैं, ठीक है। और चैट जीपीटी ने बोला था एक हाई प्रेशर से कर लो, एक लो प्रेशर से ब्लीड कर लो, और यहाँ पर दोनों लो प्रेशर से ब्लीड हुए। देखो अगर आप पेपर में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो आप कॉन्सेप्ट से ये चीज़ें याद करो, सही है। आप ना पेपर में कहीं से भी ब्लीड करवा दो, एक यहाँ से या दो यहाँ से, दोनों वहाँ से ब्लीड करवा दो, और साइड पे लिख दो कि अज्यूमिंग स्टीम इज़ ब्लीडेड फ्रॉम दिस। यहाँ क्योंकि डायग्राम गिवन है तो आप यहाँ पे लो प्रेशर से यहाँ पे दे, देखो ये एक ब्लीड हो रही है, ये दूसरी ब्लीड हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टीम ब्लीड हो गई है, और 0.6 मेगा पास्कल फॉर क्लोज फीड वाटर हीटर एंड 0.2 मेगा पास्कल फॉर द ओपन फीड वाटर हीटर। जो स्टीम ब्लीड होके क्लोज में जाएगी उसका प्रेशर कितना है, क्लोज के लिए है 0.2, और ओपन में जो जा रही है, ओपन फीड इन द क्लोज फीड वाटर द 0.6 फॉर क्लोज फीड वाटर हीटर, 0.2 ओपन। अच्छा क्लोज के लिए आ रही है 0.6 मेगा पास्कल, दिस इज द प्रेशर, राइट, दिस इज द P11। और जो P12 जाएगा, जहाँ से ब्लीड करके आप ओपन में लेके जा रहे हो, वो कितना जा रहा है, यह डायग्राम गिवन है तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। और मैं एक और बात बताऊँगी, ये आगे पीछे कब लगता है, तो ये आपका आ रहा है 0.2, यहाँ पर प्रेशर P12 है, सही है। आगे ये लोग क्या सवाल बोले, ये कह रहे हैं इन द क्लोज फीड वाटर हीटर द फीड वाटर इज हीटेड टू द कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ द एक्सट्रैक्टेड स्टीम।
आई डोंट थिंक दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, बाद में कभी हो तो मैं बताऊंगा. द एस्टेटिक स्टीम लीव्स द क्लोज फीड वाटर हीटर एज सैचुरेटेड लिक्विड विच इज सब्सिक्वेंटली थ्रॉटल टू द ओपन फीड वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर थ्रॉटल टू द ओपन फीड वाटर हीटर. ये मुझे बता रहा है कि मेरा क्लोज फीड आगे लगा होगा, उससे पीछे मेरा ओपन फीड लगा होगा. क्यों? थ्रॉटल का लफ्ज़ क्या होता है? देखो यार, हमेशा याद, हमेशा नहीं, मेरा अपनी लॉजिक है. कभी भी एक चैम्बर से अगले चैम्बर भेजने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पंप यूज़ करते हैं. लेकिन कभी भी एक चीज़ से पीछे भेजने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमारा फ्लो आगे जा रहा है और हमें पीछे भेजना है तो हम थ्रॉटल वेल्व यूज़ करते हैं. तो जब भी सवाल में थ्रॉटल लिखा हुआ आ जाए तो आपने ये सेंस बनाना है कि थ्रॉटल किसके साथ आ रहा है. फर्ज करो वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द ओपन फीड वाटर हीटर द वाटर इज थ्रॉटल्ड बैक. तो इसका मतलब ये है कि ओपन फीड आगे लगा होगा और उसके पीछे वाला फीड पीछे लगा हुआ होगा. लेकिन इस सवाल में ये लोग क्या कह रहे हैं, गौर से देखना है. ये लोग कह रहे हैं कि द क्लोज फीड वाटर हीटर, ये हो गया द एक्सट्रैक्टेड स्टीम द क्लोज फीड वाटर हीटर एंड इट इज़ थ्रॉटल टू ओपन फीड. इसका मतलब क्लोज फीड वाटर हीटर आपका आगे लगा हुआ होगा, इसमें से स्टीम निकल के थ्रॉटल होगी और थ्रॉटल होने के बाद ओपन फीड में जाएगी. यह आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे कौन सा लगेगा, पीछे कौन सा लगेगा. सही है. थ्रॉटल लब से टू द ओपन फीड सो द टीएस डायग्राम, ये चीज़ें निकालनी है आपने. सही है. और एंड पे आपने क्या निकालना है? द नेट पावर आउटपुट फॉर मास फ्लो रेट. देखो ऊपर सवाल में कहीं भी मास फ्लो रेट नहीं गिवन. इसका क्या मतलब है? अगर मास फ्लो रेट ऊपर नहीं गिवन तो आप अपना जितना भी सॉल्व करोगे अपनी साइकिल्स को, वो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा एच के थ्रू सॉल्व कर लोगे. जैसे वर्क डन पंप इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इस तरह. लेकिन क्योंकि सी पार्ट में आपको क्या निकालना है? नेट पावर आउटपुट फॉर मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट गिवन है. हमेशा वर्क डन के फॉर्मूले में यहाँ पे मास मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब मास फ्लो रेट नहीं गिवन तो आप मास फ्लो रेट को 1 कंसिडर करते हो. लेकिन यहाँ पार्ट सी में इन लोगों ने क्या मांगा? मास फ्लो रेट के साथ. तो जब आप वर्क आउटपुट निकालोगे ना तो 42 मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कराओगे अपने डब्ल्यू नेट से, जो आपका वर्क डन आएगा. आपको सवाल समझ आ गया? परफेक्ट है. अब मैं आपको डायग्राम की थोड़ी और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. बॉयलर में हमेशा होता है, याद रखो ये कॉन्सेप्ट से, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये प्रेशर बराबर होंगे. सही है. अच्छा, टरबाइन्स में इंट्रोपी सेम होती है क्योंकि टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है. तो आइसेंट्रोपी S1 बराबर S2 इज इक्वल टू इस तरह करके आता है. सही है. और कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसर में होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. तो कंडेंसर का इनलेट आउटलेट का प्रेशर सेम होगा. हमेशा याद रखो कंडेंसर के बाद पंप लगा हुआ हो. क्यों लगा होगा? मेरी ये वाली बात गौर से सुनना. एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ. ठीक है. देखो कंडेंसर में क्या होगा? पानी आएगा तो पानी कंडेंसर में आके ना स्टीम, पागलों की तरह स्टीम भाग रही होती है, लेकिन कंडेंसर में आके वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाए. बहुत शदीद गर्म होती है लेकिन वो लिक्विड बन जाती है, बैठ जाती है. तो उसके लिए आपको पंप लगाना पड़ता है. सही. तो पंप आपने यहाँ लगाओगे. पंप में क्या होता है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. पानी थोड़ा सा कंप्रेस होगा, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ेगा और स्पीड इसकी बढ़ जाएगी. ठीक है. फिर ये चला गया ओपन फीड. अब आपको मैं ओपन फीड और क्लोज फीड का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ. ओपन फीड में क्या होता है? ओपन फीड में एक टैंक होता है. सही है. और टैंक के अंदर बस यहाँ तक पाइप आता है, बस इसके अलावा पाइप नहीं आता. हर चीज़ आके एकदम से मिक्सिंग हो जाती है. बड़ा यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है. कंडेंसर है, यहाँ से कंडेंसर आएगा, ये पानी इसमें गिर गया. इतना सारा पानी यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है ऐसी ओपन फीड के अंदर. यहाँ से ऊपर से स्टीम आई है, स्टीम ने इस पानी को गर्म कर दिया. अब कहाँ जाएगा पानी? तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, ओपन फीड का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा ओपन फीड के साथ हमेशा एक पंप लगाते हैं. ये आपको गौर से सुन लिया अपनी बात. ओपन फीड के साथ हमेशा पंप आएगा. क्यों? क्योंकि ओपन के अंदर मिक्सिंग होगी पानी की. यहाँ से भी पानी, नीचे से भी पानी आ गया, यहाँ से स्टीम आ गई है, तो मिक्सिंग हो जाएगी और जिसकी वजह से हमें पंप लगाना पड़ेगा इसको आगे भेजने के लिए, क्योंकि ये नीचे बैठ जाएगा. सही है. तो हमेशा याद रखना यहाँ पर पंप आएगा. और क्लोज फीड में पंप क्यों नहीं लगता? क्या सीन है यहाँ पर भाई? क्लोज फीड के अंदर ये टैंक तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पाइपलाइन बिल्कुल अरेंज्ड होती है. सही है. जो पंप से यहाँ से आ रहा है ना पानी, ये यूँ पाइप में जा रहा है, ये नीचे नहीं बैठेगा पानी, तो ये पाइप में सीधा बॉयलर में जाएगा. सही है. ये आपको समझ आ रही है मेरी बात? ये सीधा बॉयलर में जा रहा है और ऊपर से आ रही है क्या? ऊपर से क्या आ रही है? स्टीम आ रही है. स्टीम का शावर हो रहा है. स्टीम का जब शावर होगा तो यहाँ वाला पानी गर्म होगा, इसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी, ये स्टीम बन जाएगा, इकोनोमाइज हो जाएगा पानी. पहले बॉयलर को वापस इकोनोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बॉयलर में 3 चीज़ें होती हैं, इकोनोमाइज़र, एवेपोरेटर, सुपर हीटर. तो इकोनोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा. यहाँ से जब स्टीम अपनी एनर्जी इस पाइप वाले पानी को दे देगी तो स्टीम का पानी कम हो जाएगा और यहाँ पर बैठ जाएगा. अब बैठे हुए पानी को क्या करना है? ये वाला पानी तो जो पाइपलाइन है ये तो चुप करके चलेगी. बैठे हुए पानी को हम नीचे से थ्रॉटल करेंगे. थ्रॉटल का काम क्या होता है? हमेशा याद रखना, थ्रॉटल का काम होता है प्रेशर को डिक्रीज़ करना. यहाँ पर प्रेशर क्या था? 0.6. थ्रॉटल क्या करेगा? थ्रॉटल प्रेशर को 0.2 कर देगा. इससे क्या होगा? पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, पानी यहाँ पर फ्लो करते करते इसके अंदर चला जाएगा. और हमेशा याद रखना,
ओपन फीड का प्रेशर हर जगह सेम होगा, सही है, इनलेट का आउटलेट का हर जगह का। ये प्रेशर 0.2, ये प्रेशर 0.2, ये प्रेशर 0.2, ये प्रेशर 0.2 हम लोग क्यों रखते हैं प्रेशर सेम, ताकि इंटरमिक्सिंग होकर यहाँ आकर तमीज़ से बैठ जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पंप लगाते हैं जिसकी वजह से प्रेशर इनकेस डिक्रीज वगैरह होता है। आप लोगों को कुछ बातें क्लियर हो गई। सबसे मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताने लगा जो आप लोगों को मसला करती हैं यहाँ पे। आप बोलोगे कि यार जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ये भी 15 आ रहा है और क्लोज फीड वाटर हीटर के इनलेट का मेरा जो प्रेशर है, इनलेट का जो प्रेशर है यार वो 15 क्यों आ रहा है। आप बोलो भाई ये तो 15 यहाँ पर है, बॉयलर का यहाँ पर क्यों आ रहा है। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे लूँ। भाई देखो यार, ये जो पाइप है ये पाइपलाइन है, गौर से मेरी बात सुनो, ये पाइपलाइन है। इसका मतलब इस पाइप के अंदर सेम प्रेशर, हम लोग प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे। तो पंप से निकलने के बाद यहाँ 15 था, सही है। इसको ऐसे समझो नहीं भाई, यही बात है लॉजिक, कि ये बॉयलर का इनलेट है, बॉयलर का इनलेट यहाँ से शुरू हो गया है। आप लोग वो समझ आ रहे हैं। मैंने आपको क्या पता, बॉयलर का इनलेट और आउटलेट का प्रेशर क्या होता है सेम, क्योंकि बॉयलर पे क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो हम जब नॉर्मल रैंकाइन भी बनाते हैं बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, और पंप के बाद कहाँ जा रहा है, बॉयलर में वापस जा रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पंप के बाद ये कितना है समझो, ये भी 15 और ये भी 15 है, बॉयलर में इनलेट आउटलेट प्रेशर सेम होगा। समझो हमने बस क्या किया, हमने यहाँ पर एक फीड वाटर हीटर लगा दिए बस वैसे ही थोड़ी हीट करने के लिए, वरना ये जाएगा सेम प्रेशर पे। तो इसलिए इसका प्रेशर भी 15 होगा, इसका प्रेशर भी 15 होगा, सही। ये वाला प्रेशर आप नहीं, ये वाला प्रेशर यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाला प्रेशर यहाँ पे नहीं, बल्कि कौन सा आता है, क्योंकि बॉयलर का आउटलेट और बॉयलर का इनलेट पे सेम प्रेशर होता है और ये एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। तो इन द पाइप द प्रेशर इज सेम। तो क्लोज फीड वाटर हीटर का इनलेट और बॉयलर के इनलेट का प्रेशर सेम होगा, ठीक है। और यहाँ से जो बस स्टीम बचेगी वो नीचे है। तो ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया कोई 10-15 मिनट में। भाई ये सवाल लंबा होने जा रहा है, मुझे इसको लंबा नहीं करना था, बस मुझे करना पड़ रहा है भाई। यहाँ पर आ जाते हैं, हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। 1 मिनट दान हो रही यार। सवाल मैंने आपको पूरा समझा दिया, टीएस डायग्राम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, बॉयलर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉयलर पे 0.8 है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 0.8। बॉयलर से कहाँ जाएगा, टरबाइन में। टरबाइन में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, सीधा नीचे आएगा 8 से 9 में। तो 8 से 9 में आ गया सीधा नीचे। और फिर क्या कहते हैं, जब वापस से रीहीट करते हैं, रीहीट की लाइन ऊपर जाती है, ठीक है। अगर यार आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप मेरी पिछली वीडियो देखो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर उस पर हो तो मेरी पिछली वीडियो देखो, आई गेस मैंने 76 कराया था, वो देखो, उसमें समझ आएगा। मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सर दिल की तरह बोल रहा हूँ मैं, ओह प्लीज़ फॉरगिव मी सर। यार वापस रीड होता है इस तरह, ऊपर जाता है। ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वापस बॉयलर में जाएगा और उसका टेम्परेचर वापस से बढ़ जाएगा। तो वापस बढ़ गया, ठीक है। बढ़ने के बाद क्या होगा, लो प्रेशर के बाद कंडेंसर में आएगा स्ट्रेट 0.13 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन स्ट्रेट। तो 10 से लेके 13 तक, पहले मैं ये बता रहा हूँ, गौर से सुनो। टरबाइन के बाद तो क्या होगा, 10 से लेके 13 तक स्ट्रेट नीचे आएगा। और आइसेंट्रोपिक मतलब यहाँ की इंट्रोपी S10 की बराबर है S13 के। ओ नो, मुझे तो डायग्राम में और कुछ भी दिख रहा है भाई, ये क्या चीज़ है। ये तो मुझे S11 भी बराबर लग रही है, S12 भी बराबर लग रही है। ओ भाई साहब ये क्या मैं बताता हूँ ना, लो प्रेशर टरबाइन है। ये पूरा एरिया किसका है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टरबाइन का हिस्सा हो रहा है। टरबाइन में से क्या हो रहा है, 2 कट लगाए हैं हमने। टरबाइन में से एक कट ये रहा, 2 कट लगाए हैं। एक 11 जा रहा है, एक 12 जा रहा है। तो एक 11 ले गए हम, एक 12 ले गए। सही है, 12 कहाँ ले गए उसको हम बाद में देखते हैं। 13 के बाद क्या होगा, वही जो हम बेसिक रैंकाइन बनाते हैं भाई। यहाँ 13 पे आया, 13 के बाद जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर ने क्या किया, कंडेंसर ने मिक्सचर से सैचुरेटेड लिक्विड बना दिया। लिक्विड के बाद हल्का सा पंप हुआ, ओपन फीड में गया। ओपन फीड में क्या होगा, इंटर मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद क्या होगा, उन लोगों ने बोला था कि कंडेंसर के टेम्परेचर जितना ही, कंडेंसर जितना ही इसको वो बना देंगे हम। सवाल में देखो, जब ओपन फीड में आएगा, अच्छा वो क्लोज फीड का था कि कंडेंसर टेम्परेचर हो जाएगा, वो छोड़ो। दिस इज़ अबाउट ओपन फीड, राइट। अब भाई पंप में होता क्या है, देखो पंप हमें वाटर हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। पंप क्या करता है, आपका पानी यहाँ तमीज़ से हाई प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे आ रहा है। यहाँ पंप है, पंप अपने अंदर इतना हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस दूर पॉइंट पे प्रेशर लो होगा तो उसकी वजह से स्पीड से जाएगा। समझ रहे हो ये लॉजिक, पंप प्रेशर को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएगा तो यहाँ के मुकाबले में यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, पानी एकदम से फ्लो करेगा। दिस इज हाउ पंप एक्चुअली वर्क्स। तो पंप में करता गया, पंप इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, पंप इसको एक मिनट, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है हमारा, इसको छोड़ो। पंप लिक्विड को कंप्रेस करता है,
और हमारा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो यहाँ पर इंट्रोपी हमारी सेम रहती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि होता क्या है असल में, देखो यहाँ पर कंडेंसर से आता है सैचुरेटेड लिक्विड, सही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है पूरा। और पंप में आते आते दिस बिकम, ये रहा देखो यहाँ 1 पॉइंट पर आया ना जब, तो यहाँ इसके पंप में आते आते क्या होगा, इसको सैचुरेटेड लिक्विड है, पंप क्या करेगा, पंप इसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से क्या होगा, इसको इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर, इसका अपना टेम्परेचर नहीं, इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, मतलब पहले समझो ये 100 डिग्री पे सैचुरेटेड था, सॉरी 90 डिग्री पे सैचुरेटेड था, पंप क्या करेगा, पंप इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर वो 95 कर देगा। तो पहले खुद सैचुरेटेड था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 95 डिग्री ये सैचुरेटेड नहीं रहा, तो अब ये सबकूल्ड आ जाएगा। इसलिए जैसे पंप आपका बढ़ाता है ना, तो सबकूल्ड रीजन में फ़ौरन आपकी पॉइंट लाई कर देता है, सही है। तो पॉइंट 2 पे पंप के आने के बाद सबकूल्ड लिक्विड बन गया यहाँ पे आपका। ओपन फीड वाटर में जब मिलेगा, जब पॉइंट 3 पर आएगा, पॉइंट 3 पर क्या होगा, पॉइंट 3 मुझे दिखा रहा है कि मेरा पॉइंट 7, पॉइंट 2 और पॉइंट 12 तीनों एक कंटेनर में मिलेंगे तो पॉइंट 3 बनेगा। और पॉइंट 3 क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि यहाँ से स्टीम गर्म आ रही है ना, यहाँ से गर्म स्टीम आएगी तो इन सबको क्या बना देगी, वापस से सैचुरेटेड लिक्विड बना देगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर वापस से 95 करेगी तो ये अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुँच जाएगा। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, 2 से पॉइंट 3 पर सैचुरेटेड लिक्विड यहाँ कहीं भी लगा दो, सैचुरेटेड लाइन पर, यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया। और हमें पता है कि जो 3 पॉइंट है मेरा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, 12 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए। तो मेरी जो 12 की लाइन है, मैंने 12 को कहाँ मिला दिया, इट्स अ लिटिल बिट कर्व बट चलता है, बस 12 को मिलाना है आपने, इस तरह मिलाना है, ये आप जहन में रख लो। हल्का सा टेर, जैसे बॉयलर भी रट्टा मारा हुआ है ना, इसको भी रट्टा मार लो कि आपने 12 को यहाँ पर मिलाना है, क्योंकि स्टीम आते आते वट एवर द कॉन्सेप्ट इज़ 12 से डायरेक्ट 3 में आ गई, और 7 पॉइंट से यहाँ देखो, यहाँ से 12 पॉइंट आ रहा है, यहाँ से 7 ऐड हो गया, 3 में आ गया, और यहाँ से 2 आ गया, 12 पॉइंट आ रहा है, ऐड हो गया, 7 ऐड हो गया और 2 ऐड हो गया। अब सवाल ये है कि 7 पॉइंट और 6 पॉइंट का क्या रिलेशन आपस में, और ये इस तरह की लाइन क्यों है। अच्छा, मैंने गलती से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोला था, फ्लूइड नहीं है भाई, हमारा गैस चल रहा है, सही है, इनकम्प्रेसिबल गैस है। ये देखो गैस के लिए क्या होता है, फॉर गैसेज वेपर्स डिक्रीजिंग द प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सही है। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर करनी होगी यहाँ पर कि स्टीम साइकिल में पॉइंट 12 वाला तो 3 में ज्वाइन हो रहा है, पॉइंट 11 से कहाँ आ रहा है, डायरेक्ट 6 में आ रहा है, क्योंकि पॉइंट 12 और ये क्या है, ये ओपन कंटेनर है, यहाँ पर सब आके ज्वाइन होंगे, यहाँ पर पाइपलाइन है, ये पाइप से यहाँ पानी गुजर जाएगा, और 11 वाला पानी डायरेक्ट 6 से 7 में जाएगा। तो 11 वाला पानी डायरेक्ट 6 से 7 में जाएगा, और 7 से जाने के बाद 3 में जाएगा। प्रीटी क्लियर। 11 से 6 जाएगा, 6 से 7 जाएगा और अंदर, 11 से 6 से 7 और अंदर। ये आपको चीज़ समझ आ गई डायग्राम में। और डायग्राम में मैं आपको क्या समझाता हूँ, समझाता हूँ क्या है, देखो 11 और 12 आर सुपर हीटेड रीजन, सही है। जो 11 और 12 यहाँ से सुपर हीटेड, बहुत हाई टेम्परेचर में स्टीम निकलती है। और 11 के बाद क्या होगा, 11 के बाद जब यहाँ पर इस पाइपलाइन में पानी होगा, जो यहाँ पे स्प्रे होगा स्टीम का, उसकी वजह से स्टीम अपनी हीट थोड़ी सी लूज़ करेगी। तो लूज़ करने से क्या होगा, लूज़ करने के बाद यहाँ पर थोड़ा पानी पानी टाइप बन जाएगा। तो पानी बनने का क्या मतलब है, ये सैचुरेटेड लिक्विड बन गया। सुपर हीटेड स्टीम से सैचुरेटेड लिक्विड विद अ प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप, सुपर हीटेड स्टीम से सैचुरेटेड लिक्विड विद अ टेम्परेचर ड्रॉप। दिस इज प्रीटी मच क्लियर। और 6 से कहाँ जा रहा है, 6 से जा रहा है 7 में, 6 से डायरेक्ट आपने 7 कनेक्ट किया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आर्क करके लाइन, एक यूं करके लाइन बनाओगे, क्योंकि जब भी यहाँ पर थ्रोटल है, व्हाट डज थ्रोटल डू, 6 से 7 में क्या होगा, 6 से 7 में लगा हुआ है थ्रोटल। थ्रोटल जब भी लगा हुआ है, थ्रोटल में हमेशा एंथैल्पी सेम रहती है, हमेशा रट्टा मार लो कि H6 बराबर होगा H7 के। हमेशा याद रखना कि थ्रोटल के इनलेट और आउटलेट की एंथैल्पी सेम होती है हमेशा, सही है, इसमें एंथैल्पी का फर्क नहीं आता। अब देखो प्रेशर, पंप क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है, थ्रोटल प्रेशर वो कम करेगा। पंप अपना प्रेशर बढ़ाता है तो आगे प्रेशर कम होता है, तो वो स्पीड से जाता है। थ्रोटल क्या करता है, थ्रोटल डायरेक्ट पूरी लाइन का आपका जो प्रेशर है वो कम कर देगा। यहाँ पर कितना है, 6 पर प्रेशर 0.6 है, थ्रोटल प्रेशर को 0.2 बना देगा, सही है। अच्छा, अब पंप में क्या है, पंप में वर्क डन होता है, अलग से इलेक्ट्रिसिटी लगती है। यहाँ का जो वर्क डन है माइनस करते हैं ना, जो वो पंप का वर्क डन होता है, थ्रोटल में कोई वर्क डन नहीं लगता। तो थ्रोटल में क्योंकि कोई वर्क डन नहीं लगता, तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है और एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है, मतलब वो लिक्विड से वेपर क्यों बनेगा थ्रोटलिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई हम एक्सटर्नल एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे। तो थ्रोटल एक ऐसी डिवाइस है जो कि, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके, थ्रोटल एक मेरा कॉन्सेप्ट, थ्रोटल एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी अपनी एनर्जी यूज़ करती है, तभी प्रेशर ड्रॉप हुआ ना, और टेम्परेचर अपना ही टेम्परेचर यूज़ करते हुए प्रेशर ड्रॉप करवाती है। इसकी वजह से 6 से 7 का पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ आया और नीचे आया, टेम्परेचर कम हुआ और एंट्रोपी क्या हुई इसकी, लिक्विड से क्या बना, थोड़ा सा लिक्विड से वेपर की तरफ बन गया प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से। तो
तो यहाँ पे 0.2 इसने क्यों करवाया, क्योंकि इसका भी 0.2 है, इसका भी, तो यहाँ पर हमने सबका प्रेशर 0.2 करवाना है ताकि फ्लूइड फ्लो होकर इस टैंक में भर जाए। 0.6 तक आपको क्लियर हो, 0.6 कहीं भी नहीं मिलेगा। अब 0.6 से वापस अंदर आया 7 में, 7 से 3, 0.6 से 7, 7 से 3, 3 पॉइंट पर आ गया। 3 पॉइंट के बाद क्या होगा, पंप लगा, पंप क्या करता है, कॉन्स्टेंट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेगा, स्ट्रेट ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, 3 से 4 का टेम्परेचर सेम बढ़ेगा ऊपर, और 4 के बाद क्या है आपका, 4 के बाद डायरेक्ट 5 में चला जाएगा। 4 के बाद क्या होगा, 5 पॉइंट आपका यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 पॉइंट में क्या होगा, आपकी जो हीट है वो थोड़ी सी हीट होगी, सॉरी इकोनोमाइज, मैंने आपको बोला था इकोनोमाइज नहीं होगी, पूरी इकोनॉमिक्स आधी इकोनोमाइज होगी। परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट लॉजिक। मैं आपको बॉयलर दिखाता हूँ, बॉयलर कैसे होता है। बॉयलर में 3 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ से बॉयलर स्टार्ट होता है, बॉयलर का इनलेट। बॉयलर पहले इकोनोमाइज करता है, इकोनोमाइज मतलब सबकूल्ड लिक्विड को सैचुरेटेड लिक्विड बनाता है। इकोनोमाइज के बाद इवेपोरेट करेगा, लिक्विड से स्ट्रेट वेपर बनाएगा, और वेपर के बाद सुपर हीट करके ऊपर ले जाएगा। तो आपका क्लोज फीड वाटर हीटर इससे पहले लगाने का फ़ायदा क्या है, यहाँ से जो हीट आएगी, जो पाइप को गर्म करेगी, उसको आधा इकोनोमाइज पहले से कर देगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर सैचुरेटेड लिक्विड्स के बीच में 5 पॉइंट आया, क्योंकि हमने इसको आधा गर्म किया है। आधा इकोनोमाइज बॉयलर के अंदर होगा, फिर एवेपोरेट, सुपर हीट, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। अब आपको डायग्राम समझ आ गई, अब आपको ये समझ आ गया। सवाल में स्पीड में समझाऊंगा। अगर आपको स्टीम टेबल में नहीं पढ़ा, मोलियर चार्ट में नहीं पढ़ा, अगर आपको नहीं पता कि भाई ये कैसे करते हैं, आप यहाँ तो पिछली वीडियो देखो, यहाँ दोस्त से सुन लो, मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट की कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने पॉइंट जो स्टार्ट किए हैं वो 1 से डायरेक्ट स्टार्ट किया, पॉइंट 1 से स्टार्ट किया। मैं देख लेता हूँ, पॉइंट 1 में मेरा यहाँ पर इज़ द कंडेंसर में। अब अच्छा, अब आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू हैव टू सी द TS डायग्राम मोर देन यू सी द एक्चुअल मैकेनिकल PFD डायग्राम, if it is a PFD diagram। TS डायग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट 1। यहाँ से देखो सीक्वेंस, देखो ये लोग कैसे जा रहे हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। परफेक्ट है। देखो सबसे पहले हमने स्टेट सॉल्व करते हैं, स्टेट 1 स्टेट 2, इन सारी स्टेट को जब आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, एंड पे मास इन मास आउट, जो मास कंजर्व हो रहा है ना वो लगाओगे। मैं दिखा दूँ मास कैसे आपका हटता है। फिर आपने ये फैक्टर निकाल लिया, एनर्जी इन एनर्जी आउट लगा के आपने, और फिर फॉर्मूला लगा के क्यू इन क्यू आउट वगैरह निकाल लिया। सबसे पहले हम एक चीज़ तो मास देख लेते हैं। मास आपका यहाँ पर अभी यूज़ हो रहा है, आपका यहाँ पर मास यूज़ नहीं हो रहा, ओके, एनर्जी तक नहीं हो रहा, मास को हम बाद में देखेंगे कि मास कितना कहाँ पर गया। तो स्टेट 1 की बात करते हैं। स्टेट 1 में क्या हो रहा है, स्टेट 1 आपकी है सैचुरेटेड लिक्विड। जब भी सैचुरेटेड लिक्विड पे पॉइंट होता है क्या करते हैं, H इज इक्वल टू HF एट 5 किलो पास्कल। स्टीम टेबल पर जाओ, स्टीम टेबल पर प्रेशर टेबल खोलो, सैचुरेटेड स्टीम पर जाओ। यहाँ पर अबे यार मैं सॉरी भाई, मैं नहीं दिखा रहा यार, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यार, बहुत लंबी हो जाएगी। टेम्परेचर पे से प्रेशर बेस वाले पर जाना, ठीक है। स्टीम टेबल पर प्रेशर बेस पर जाओ, 5 किलो पास्कल पर इंथैल्पी और एंट्रोपी और V निकाल लो, सही है। ये तीनों चीज़ें निकाल लोगे, S1 V1 और H1, तीनों चीज़ें आ गई आपके पास स्टीम टेबल से। और उसके बाद वर्क पम्प निकालोगे। वर्क पम्प क्यों, क्योंकि कंडेंसर के बाद क्या लगा हुआ है, पंप। ये पंप है ना 1 से 2, 1 से 2 क्या है, पंप है, और ज़्यादा टेम्परेचर 2 का है, तो एंथैल्पी में H2 माइनस H1 करोगे, सही है। तो पंप वर्क इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अच्छा, अब आपके पास H2 H1 नहीं है यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रेशर है। प्रेशर आपको पता है, पंप का प्रेशर आपको पता है, पंप में प्रेशर सेम नहीं होता। P ये 1 आपको पता है, 1 कितना है 13, सॉरी कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट का प्रेशर सेम होता है। P1 बराबर है P13 के, और P13 हमारा किसके बराबर है 5 के। तो ये मेरा 5 आ गया, और ये मुझे प्रेशर गिवन है, दिस इज 0.2 राइट। ओपन फीड वाटर हीटर पे सारे प्रेशर्स क्या होंगे 0.2, क्योंकि हमने निकाला है 0.2 पे ब्लीड किया है, तो इसके सारे प्रेशर 0.2 होंगे। तो ये 200 हो गया मेगा पास्कल से किलो पास्कल में, 200 ये प्रेशर आपने माइनस करते हैं, यहाँ पे V आ गया। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। देखो ये हमेशा ना पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको आता होगा, अगर आप बिगनर हो, पिछली वीडियो देखो मैंने शायद उसमें बताया हुआ होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, हमेशा वही पंप वर्क को आप वही करते हो, एक और पंप, क्योंकि पंप वर्क इसके भी बराबर होता है, पंप वर्क इसके भी बराबर होता है। आपने दोनों जगह पे इक्वेट किया, तो आपके पास एक इंथैल्पी आपने यहाँ से निकाल ली, अगली इंथैल्पी आप यहाँ से निकाल लोगे H2, H1 आ गया आपके पास, H2 आ गया आपके पास। ओके भाई, ओके भाई। स्टेट 3 पर आ जाओ। स्टेट 3 कौन सी आपकी, स्टेट 3 भी सैचुरेटेड लिक्विड पे है, क्या बात है भाई। स्टेट 3 पे भी यही काम करेंगे वापस जो हमने सेम किया है, क्योंकि स्टेट 3 के बाद क्या है, पंप लगा हुआ है ना, स्टेट 3 के बाद पंप लगा हुआ है। अच्छा, 3 का प्रेशर क्या है 0.2, क्योंकि ओपन फीड का इनलेट आउटलेट प्रेशर सेम होगा। और पंप के बाद क्या होगा यहाँ पर, पंप के बाद ये प्रेशर हो जाएगा 15 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बॉयलर का आउटलेट है वही बॉयलर का इनलेट है, और ये वाली लाइन बॉयलर के इनलेट से कनेक्टेड है, तो इसका प्रेशर भी 15 होगा, ठीक है, पंप के बाद वाला। तो यहाँ पे निकाल लो, आ जाओ स्टेट 3 पर सेम चीज़ करो, प्रेशर 3, प्रेशर टेबल जाओ, स्टीम टेबल में H3 निकाल लो एट 0.2 मेगा पास्कल, और V3 निकाल लो एट 0.2 मेगा पास्कल। ये आ गया। पंप वर्क में डालो, पंप वर्क 2, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर WP2 आ गया।
P4 माइनस पी थ्री, P4 माइनस क्यों, P4 का टेम्परेचर बढ़ा है तो P4 माइनस पी थ्री, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, W की वैल्यू आ गई आपके पास। P4 कौन सा है, ये देख लो 15 और 0.2, ठीक है, ये आपने W निकाल लिया। इसी तरह एंथैल्पी निकालनी है यहाँ से H4 और 3 की, H4 माइनस H3 करके वर्क पम्प, तो यहाँ से आपके पास H3 पहले से था तो H4 आ गया, अब आपके पास क्या आ गया, H3 टिक H4 टिक आ गया आपके पास। पॉइंट किस पे आ जाओ, वी नीड टू, हमें 5-6 निकालना है। ओ भाई साहब मुझे दिख रहा है कि भाई 0.6 भी हमारा सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन पर है, तो 0.6 पे भी हम सेम काम करेंगे। 0.6 पर आ गए, 0.6 हमारा क्या है, मेगा पास्कल प्रेशर। 0.6 कौन सा है, ये वाला है, ये भी 0.6 होगा, ये भी 0.6 होगा, सही है। क्लोज फीड के अंदर जो स्टीम आ रही है उसका प्रेशर सेम होगा। जब हम थ्रॉटल लगा देंगे तो यहाँ पर प्रेशर 0.2 हो जाएगा। थ्रॉटल क्या कह रहा है, प्रेशर इसको डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ क्लोज फीड वाटर का यहाँ से क्योंकि पाइपलाइन में जा रहा है तो इसका भी 15 होगा और यहाँ पे भी इसका प्रेशर 15 होगा, सही है। तो यहाँ पर इसका क्या आ गया 0.6 मेगा पास्कल पर, ये निकाल लिया आपने। H6 इज इक्वल टू H7 क्यों किया आपने, क्योंकि H6 इज इक्वल टू H7, इंथैल्पीज ऑफ अ थ्रॉटल इनलेट एंड आउटलेट इज सेम, तो H6 इज इक्वल टू H7 इज इक्वल टू HF एट 0.6। तो स्टीम टेबल में जाओगे, प्रेशर बेस में 0.6 मेगा पास्कल खोलोगे सैचुरेटेड स्टीम टेबल में, उसमें आपके पास ये इंथैल्पी आ जाएगी और V की वैल्यू आ जाएगी। सेम काम करोगे, सेम करोगे, ये छोड़ो यार ये क्या लंबी की भी है, सेम काम करोगे, WP इज इक्वल टू V6 इंटू P5 माइनस P6, राइट। और ये निकालने के बाद आपको WP आ जाएगा। फिर WP इज इक्वल टू क्या होता है, H6 माइनस H5, सही है ब्रो। वाई डिड वी डू H6 माइनस H5, क्या बड़ा है इसमें से, 5 बड़ा है, तो वी आर गोइंग टू डू H5 माइनस H6, राइट। हम लोग यहाँ पर H5 माइनस H6 करेंगे, सही है। H5 माइनस H6 ये वहाँ जाके H5 माइनस H6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने V6 क्यों लिया भाई, V5 क्यों नहीं लिया, V6 इसलिए लिया क्योंकि हमारा 6 पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड पे लाया करता है, 5 नहीं लाया करता, तो हमने इसलिए यहाँ पर V6 किया, ठीक है। जब दो का डिफरेंस होगा तो जो पॉइंट आपका सैचुरेटेड लिक्विड पे लाइन करेगा उसके लिए V लेते हैं, ठीक है। यहाँ से H5 आ गया टिक, H6 आ गया टिक। अगले पॉइंट्स पर आ जाओ, 8 की बात आ जाओ भाई। ये देखो पॉइंट 8 पर आपको प्रेशर टेम्परेचर दोनों दिया हुआ था बॉयलर के आउटलेट पे, निकाल लिया, दोनों चीज़ें आ गई भाई। P9 कैसे निकालोगे, आपको प्रेशर 9 गिवन है, S8 इज इक्वल टू S9, यहाँ पे देख लो S8 बराबर है S9 के, ये S बराबर है इसके, सेम इंट्रोपी प्लस हमें यहाँ का प्रेशर गिवन था 0.9 का, यहाँ पे रीहीट इसका 0.9 का प्रेशर हमें गिवन था 1 मेगा पास्कल, ये रहा। क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि स्टीम जो एंटर हो रही है ना टरबाइन में, वो कितने की एंटर हुई है, 0.9 पे। तो हमें पता है बॉयलर का इनलेट आउटलेट का प्रेशर सेम होता है, तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर भी 0.9 होगा। दिस इज ऑल्सो बॉयलर इनलेट आउटलेट, ये भी बॉयलर इनलेट आउटलेट है, ये भी बॉयलर इनलेट आउटलेट है। फॉर अ रीहीटर के लिए जो लो प्रेशर टरबाइन है उसके लिए भी एक इनलेट और एक आउटलेट तो हो रहा है ना बॉयल होने के बाद, इसका भी प्रेशर सेम रहेगा। तो 0.9 एंट्रोपी आपको पता है, P9 S9 आ गया, 10 आपको पता है रीहीट प्रेशर 10 आ गया आपको, ये आपको पता है P10, और क्योंकि P10 बराबर होगा P9 के, ये देखो 0.9 प्लस हमें पता है कि टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री। तो अच्छा ये सारी चीज़ें मोलियर चार्ट से निकलनी है, कोई भी दो चीज़ें मोलियर चार्ट से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने निकाल लिया, मोलियर चार्ट से भी निकाल लिया। इसी तरह S11 बराबर है S10 के, प्रेशर आपको पता है, आपने मोलियर चार्ट से निकाल लिया, ये भी आपने मोलियर चार्ट से निकाल लिया। अच्छा मैं गौर करूँ, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, जो कि लाया कर रहा है लिक्विड वेपर मिक्सचर में। इस मिक्सचर के अंदर हमेशा मिक्सचर के अंदर ही आपकी क्वालिटी निकलेगी, क्यों, क्योंकि मिक्सचर के अंदर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो H इज इक्वल टू HF प्लस X HFG, क्योंकि ना तो ये लिक्विड है ना तो ये वेपर है, मिक्स होता है, तो मिक्स के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सही है। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए हम डायरेक्ट HF निकालते हैं, वेपर पे कोई पॉइंट होता है तो HG निकालते हैं, और बीच में होता है तो हमेशा ये फॉर्मूले से निकालते हैं, सही है। अब हमारे पास मसला ये है कि स्टीम टेबल से मुझे आई नो द प्रेशर एट 13, राइट, 13 का मुझे कंडेंसर प्रेशर पता है, दिस इज 5 किलो पास्कल, हमें सवाल में गिवन है कंडेंसर आउटलेट का प्रेशर इज 5 किलो पास्कल। तो मुझे प्रेशर पता है, मैं स्टीम टेबल से जाके HF तो निकाल सकता हूँ, और HFG भी निकाल सकता हूँ। अच्छा HFG बराबर होता है HG माइनस HF के। अगर आपको HFG ना मिले ना कहीं पर स्टीम टेबल में, अगर आप जाओ और आपको HFG ना मिले, सो यू कैन जस्ट डू इट मैनुअली। वैसे तो HFG होता है, लेकिन HG माइनस HF करोगे तो तब भी HFG आ जाता है। तो अगर आपको कभी ना मिले, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास मसला है, आपको X नहीं पता भाई, क्वालिटी कहाँ से निकलेगी। स्टीम टेबल में जाओ, क्वालिटी तो मिल नहीं रही भाई, क्वालिटी कहाँ यहाँ पर है ही नहीं लिखी हुई। तो आप क्या करोगे, क्वालिटी आप ऊपर वाले उससे क्वालिटी निकाल लोगे। जैसे फर्स्ट करो कि पॉइंट 13 पर आपने ये फॉर्मूला लगाया, सही है, HF आपने निकाल लिया, HFG आपने निकाल लिया, और प्रेशर आपको पता था 5 किलो पास्कल। लेकिन मसला है X कहाँ से आया, X क्वालिटी
कहाँ से आई? देखो यार इसका एक और तरीका है, इसको आप फॉर्मूले देखो क्या क्या से होते हैं। यही फॉर्मूला वी के लिए होता है, वी तेरा इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स एच एफ जी, एक्स वी एफ जी। इसी तरह एच तेरा इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, और इसी तरह होता है एस तेरा इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी। अब आपने गौर करना है, हमेशा इस तरह का सवाल आपको इनकाउंटर करने को मिलेगा, तो आप क्या करोगे, पहले इंथैल्पी से पहले इंट्रोपी के थ्रू आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। से दिस इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर आपका ऊपर 12 12 12 सब खत्म हो गया मूल्य चार्ट का। अब यहाँ पे 13 के लिए क्या है, आपको पता है एस 13 बराबर है एस 10 के। आपको पता है, क्यों नहीं पता यार, आप कह रहे हो आपको पता नहीं है, अजीब। ये देखो ये सारे बराबर हैं, एस 13 बराबर है, एस 10 बराबर है, ये चारों बराबर है। तो आपके पास इंट्रोपी पता है, आपके पास इंट्रोपी पता है, और आपके पास प्रेशर पता है। आप सीधे से जाके मोलियर चार्ट से जाके निकाल लो ना भाई। दो चीज़ें आपको पता है, यहाँ से इंट्रोपी मिलाओ, यहाँ से इंट्रोपी मिलाओ, यहाँ से प्रेशर मिलाओ, ये क्वालिटी आ जाए आपके पास। नहीं आती स्टीम टेबल से जाके पता कर लो कैसे। स्टीम टेबल जाओ, S13 आपको पता है कितना है, 7.64, ये पता है आपको। अब 5 किलो पास्कल पे प्रेशर टेबल, स्टीम टेबल, सैचुरेटेड स्टीम टेबल पर जाओगे, वहाँ जाके एस एफ निकालो, एस एफ जी निकाल लोगे। वहाँ जाके इस तरह से एस एफ निकालो, एस एफ जी निकालो, और एस 13 आपको तो पता है, तो उसको सॉल्व करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपके पास एंथैल्पीज आ जाएंगी। यहाँ पे आपके पास सारी स्टेट्स खत्म हो चुकी हैं, सही है। अब हम बात करेंगे एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट की। देखो हमेशा स्टडी फ्लो हो रहा है आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टडी फ्लो है, सिर्फ आप सीधे सीधे ये सब छोड़ो, आप बोलोगे एनर्जी इन किसके बराबर है, एनर्जी इन बराबर है एनर्जी आउट के। एनर्जी बराबर होती है हीट के, बराबर होती है वर्क डन के, ये सब डिनोशंस हैं। इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, एम डेल्टा एच, या सिर्फ डेल्टा एच भी बोल सकते हो अगर मास आपका 1 है। और यहाँ पर आपका होता है एम वी डेल्टा पी, यहाँ पर आपका होता है एम सी पी डेल्टा टी, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी, जो सॉल्व करना करो। अब देखो भाई मास कन्वेंशन सीख लो। यहाँ से बॉयलर में से स्टीम आ रही है, स्टीम का मास कितना है, 1। हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि टोटल मास है, फर्ज करो 1000 है, जितना भी हम इसको 1 बोलते हैं कि भाई 1 मास की स्टीम यहाँ से आई है और हाई प्रेशर टरबाइन में गई है, हीट होके वापस यहाँ पर आई है, अभी तक 1 है, पूरी स्टीम आ रही है ना। स्टीम ने भले एनर्जी दे दी, लेकिन स्टीम तो पूरी की पूरी है। यहाँ पर भी स्टीम 1 है, यहाँ पर भी पूरी स्टीम है, यहाँ पर भी पूरी में। यहाँ पर जब स्टीम यहाँ पहुँची है तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी काट ली है, जैसे बिजली काट लेते हैं थोड़ी सी। तो इस तरह क्या हुआ, यहाँ से जब यहाँ तक जाएगी तो यहाँ अंदर कितने आई, लो प्रेशर टरबाइन में 1 मास की स्टीम आ गई। इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया, यहाँ से y निकाल लिया, इसको हमने लेट किया, वरना सर m1 m2 करते थे, हमने यहाँ से y निकाल लिया, और इस प्रेशर के लिए हमने z अमाउंट ऑफ स्टीम निकाल ली। फ़र्ज़ करो ये हमने यहाँ पे मास 1 था ना, फ़र्ज़ करो हमने यहाँ पर 0.5 यहाँ निकाल लिया, 0.2 यहाँ निकाल लिया, पीछे 0.3 बच गई। तो 1 माइनस 0.2 माइनस 0.5 कितनी है, 0.3 बच गई। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब लो प्रेशर टरबाइन से स्टीम आई तो हमारे पास टोटल मास में से y भी निकल गया है और हमारे पास z भी निकल गया है। ओके, क्लियर है ये बात। 1 मास आ रहा था, उसमें से हमने y और z निकाल दिया, जो गर्म करेगा और बाकी नीचे चला जाएगा। तो 1 y गया क्लोज फीड में, z गया ओपन फीड में, और बाकी 1 माइनस y माइनस z गया कंडेंसर में। कंडेंसर से पंप में ये सारा 1 माइनस y माइनस z जाके ओपन फीड में जाके मिल जाएगा। तो अब हम एनर्जी इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। 2 जगह पे आपका मास एनर्जी इन एनर्जी आउट हो रही है। एक आपकी हो रही है ओपन फीड वाटर हीटर में, एक आपकी हो रही है क्लोज फीड वाटर हीटर में। अब मुझे बताओ, देखो हमेशा याद रखना एक चीज़ और सुनो, पहले हम ओपन फीड के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओपन फीड के लिए फिजिकल मिक्सिंग हो रही है, तो मैं बोलूँगा कि एनर्जी ऑफ 7 प्लस एनर्जी ऑफ 2 प्लस एनर्जी ऑफ 12 इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ 3, क्योंकि क्या होता है स्टडी के लिए जितना एनर्जी इन हो रही है उतनी एनर्जी आउट हो रही है। तो एनर्जी किसके बराबर है, एम एच के। तो कितना हो गया, MH7 प्लस MH2 प्लस MH12 इज इक्वल टू MH3 फॉर द ओपन फीड। यहाँ पर इन लोगों ने ये सॉल्व किया हुआ है फॉर द ओपन फीड, ये रहा MH7 MH2 MH12 MH3। ओके हो गया, ये आपको समझ आ गया। अब इसके मासेस देख लेते हैं, गौर से देखो, गौर से देखो, ये देखो, देखो यहाँ पर देखो, हमें पता है कि यहाँ पर हमें पता है कि MH दिस इज़ MH2, ये रहा। MH2 में कितना मास है, 1 माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पर जो मास है वो आप लिखोगे 1 माइनस वाई माइनस जेड और H2 प्लस 12 की बात करूँ, 12 में सिर्फ Z है, तो Z इंटू H12। 7 की अगर बात करूँ तो 7 में कितना मास है, सिर्फ ये जो Y हमने ब्लीड किया था वो है, तो H7 इंटू वाई इज इक्वल टू
तीन में कितना है? अब देखो जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ से देखो, यहाँ से y मिल गया, यहाँ से z मिल गया, और यहाँ से 1 माइनस वाई माइनस जेड, जब इन सबको ऐड करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वापस सुनो, 1 माइनस वाई माइनस जेड में जब मैं ऊपर से z आया और नीचे से y आया, जब ये ऐड करूँगा तो पूरा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर ओपन फीड के अंदर सारा मास आके वापस मिल गया है। तो जब 0.3 में जब आउट होगा ना, आउटफ्लो इसका, तो यहाँ पर मास की वैल्यू हमने 1 डाल दी, यहाँ पर z डाली, यहाँ y डाली, यहाँ पे 1 माइनस वाई माइनस जेड। और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको साइमल्टेनियस सॉल्व किया। हमें इंथैल्पी सारी पता है, बस 1 भी पता है, बस y और z निकालना है। तो हम पूरा सॉल्व करते रहे। अच्छा बात सुनो, y हमने ऊपर निकाल लिया, इसलिए हमने यहाँ पर z की वैल्यू निकाल ली, ठीक हो गया। तो ऊपर हमने y कैसे निकाले, अभी क्लोज फीड में। अब क्लोज फीड का आपने थोड़ा सा गौर से सुना, क्लोज फीड में क्या चल रहा है यहाँ पर। क्लोज फीड में फिजिकल मिक्सिंग नहीं है, सही है। क्लोज फीड का इनलेट आउटलेट देखो, क्लोज फीड में ये मेरा टैंक है, क्लोज फीड टैंक, इसके अंदर जो मास अंदर आ रहा है वो सिर्फ y आ रहा है, सही है, सिर्फ y मास अंदर आ रहा है। H11 इंटू वाई मास मेरा अंदर आ रहा है, ये बराबर होगा बाहर जाने का। अब आप बोलोगे यार यहाँ से 4 भी तो अंदर है, नहीं 4 अंदर नहीं आ रहा, 4 सिर्फ बाहर जा रहा है। ये क्योंकि एक पाइपलाइन डली हुई है, यहाँ पर कोई फिजिकल मिक्सिंग नहीं है, टैंक के अंदर कुछ नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट प्रेशर पंप से डायरेक्ट वहाँ पर जा रहा है, ये सिर्फ आउट है, इसमें इन कुछ भी नहीं है। फिर आप बोलोगे कि यार 6 भी तो आउट हो रहा है क्लोज फील्ड, भाई 6 भी आउट नहीं हो रहा, सिर्फ जो देखो मास अंदर आया ना क्लोज फील्ड टैंक के अंदर जो यहाँ पे जमा होगा वो 11 से अंदर आया, यहाँ पर जमा हो गया। अब देखो 6 से 7 में ओपन फीड में गया और वापस क्लोज फीड में आ गया, इसका मतलब इसकी साइकिल कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या है, 6 में जितना पानी आउट होगा उतना ही ओपन फीड के ज़रिए इसमें वापस से इन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये साइकिल बैलेंस हो गई, मतलब ना तो 0.6 वाला एनर्जी इन हो रही है ना एनर्जी आउट हो रही है। अगर आप बोलोगे ना यार 6 में तो आउट मुझे होती नज़र आ रही है, तो भाई जितना आउट हुआ है वो वापस साइकिल में घूम के इन भी तो हो गया, समझ रहे हो, देख लो गौर से। मतलब आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर इन और यहाँ पर आउट हो रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि जितना 6 से बाहर जा रहा है उतना वापस घूम के अंदर भी आ रहा है, तो ये साइकिल तो ज़ीरो हो गई। और आउट कितना हो रहा है, क्लोज फीड में से सिर्फ आउट हो रहा है ये वाला H5 आउट हो रहा है। तो मैंने कहाँ लिख दिया था, H11 H5 इज इक्वल टू H5, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर पूरा मास है, ये देखो ना यहाँ पे गौर से, H3 के बाद मास आपका टोटल ऐड हो गया। देखो भाई सारा y z सब मिला के ओपन फीड के अंदर 1 हो गया। ओपन फीड के बाद स्ट्रेट पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, तो इसका मतलब जितनी भी इंथैल्पी है सबका मास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन क्लोज फीड सॉल्व कर लो, ये रहा E in इक्वल टू E आउट, यहाँ पर आपने लिख दिया M11 और M5 आ गया, इंथैल्पीज आ गई दोनों की। अच्छा अब 11 जो है ना वो, यार सॉरी मुझसे एक चीज़ मिस्टेक हो गई, बिल्कुल एक मिस्टेक हुई है मुझसे। मैं आपको कह रहा था कि यार जितनी यहाँ पर सॉरी यार कन्फ्यूजन हो गई। मैं आपको कह रहा था साइकिल तो कंप्लीट होगी, बिल्कुल ये बात तो सही है कि जितना मास यहाँ से जाएगा उतना मास यहाँ पर आएगा, लेकिन क्योंकि इंथैल्पी डिफरेंस होगा तो इसलिए हम मास को कंसिडर करेंगे। मैं आपको कह रहा था कि निगलेक्ट कर दो, जितनी जाएगी उतनी आ जाएगी, तो माइनस हो जाएगा, नहीं बिल्कुल मास तो जाएगा, लेकिन जो इंथैल्पी है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा MH है, तो इंथैल्पी तो चेंज हो रही है ना, H6 की इंथैल्पी और H3 की इंथैल्पी या H4 की इंथैल्पी, ये सब चीज़ें चेंज हैं, तो यार कंसिडर करेंगे इसको। मास बिल्कुल सेम होगा, मास किस किस का सेम होगा, देखो जितना M11 जो है, M11 H11 ये इन हुआ इसमें से, और क्या क्या इन हो रहा है, और इन हो रहा है M4, सॉरी भाई मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दिया इक्वेशन। अब देखो क्लोज फीड के अंदर जितना मास यहाँ जा रहा है उतना ही कंडेंसेट होकर नीचे गिरेगा, इसका मतलब M11 बराबर है M6 के, मास ऑफ 11 बराबर है मास ऑफ 6 के, जो कि किसके बराबर है, y के बराबर है ना, ये y ब्लीड किया हमने यहाँ से। और M4 बराबर है M5 के, क्यों, क्योंकि पाइपलाइन डली हुई है, जितना मास 4 का है उतना 5 का, तो M4 बराबर है M5 के, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सीधी सी बात है यार, 1 के बराबर है ना भाई। 3 के बाद सब मिल गया, सब 1 हो गया, और आगे 1 ही जा रहा है बॉयलर के अंदर। और बस इन लोगों ने इसको ना यही करके लिखा हुआ है, ये देखो इसको, ये रहा M11 M6 कॉमन ले लिया और इन दोनों को वहाँ लेकर प्लस हो गया, वहाँ जाके माइनस हो गया, इस तरह लिखा हुआ है। और सबकी इंथैल्पीज अलग अलग हैं, तो अब आप क्या करोगे, ये देखो यही चीज़ है इन लोगों ने। पहले तो यहाँ पर M4H4 आएगा, लेकिन M4 बराबर है M5 के, क्यों, क्योंकि जितना मास यहाँ से इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। M4 बराबर है M5 के, दोनों 1 के बराबर हैं। ओके ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से इसको वहाँ लेकर जाओ, यहाँ से M5 कॉमन निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, H5 माइनस H4। यहाँ से M11 कॉमन निकालो, H11 माइनस H4, और यहाँ से बस वैल्यूज़ डालो। ये इन लोगों ने रेशो बनाया हुआ है M1/M, पता नहीं क्या हुआ है भाई, डायरेक्ट वैल्यू डालो, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी वैल्यू, हमें पता है क्या, हमें पता है
हमें पता है यहाँ पर ओ क्लोज फिट के लिए M5 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गई, और ये M11 की वैल्यू क्या है, y है, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये डिवाइड होगा, y की वैल्यू आई। अगली इक्वेशन में सेम काम किया उस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया, वहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू डालोगे, खत्म हो गया यहाँ तक सवाल। छोटा सा भाई ये रह गया सवाल में, हमें क्या निकालने वाला है, क्यू इन क्यू आउट, डब्ल्यू नेट एफिशिएंसी और डब्ल्यू नेट विद मास फ्लो रेट। तो आप क्या करोगे, क्यू इन कहाँ पे हो रहा है, आप बोलोगे यार क्यू इन में ये 1 माइनस ये क्या हो रहा है, भाई देख लो सीधी बात, क्यू इन कहाँ कहाँ होता है, क्यू इन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन सिर्फ बॉयलर में होता है, 2 दफ़ा क्यू इन हो रहा है, एक हाई प्रेशर के लिए गर्म हीट इन हो रही है, एक लो प्रेशर के लिए हीट इन हो रही है, तो 2 क्यू इन है, क्या होगा, एक होगा H9 माइनस H8 प्लस एक आपका क्या होगा लो प्रेशर टर्बाइन के क्या होगा H13 सॉरी H10 माइनस H13, H8 माइनस H9, क्यू इन में दोगा H8 माइनस H5 लिखा हुआ है यार, और H10 में ब्रो व्हाट इज़ दिस मैन, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। भाई देख लो एक बात, मास यहाँ पर भी आएगा दोनों के साथ, मास यहाँ पर भी आएगा, लेकिन क्योंकि अंदर जाते हुए मास कितना है 1 है आपका, तो यहाँ पर मास कितना है हीट एडिशन में, पूरे 1 मास के लिए हीट एडिशन है यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर m नहीं लगाया, पहली बात ही हो गई। दूसरी बात, हीट एडिशन क्या हो रही है, बॉयलर में हो रही है, बॉयलर में हीट एडिशन होती है, तो बॉयलर का ज़्यादा टेम्परेचर होगा हीट एडिशन के बाद, तो H8 माइनस H5, और फिर वापस टरबाइन में गया, और फिर वापस से हीट एडिशन हो रही है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो H10 माइनस H9, क्योंकि 10 में ज़्यादा गर्म है और बॉयल होने से पहले कम गर्म था। ओके हो गया, क्यू इन आपको समझ आएगा। क्यू आउट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मास चेंज है, हीट रिजेक्शन हमेशा याद रखना कहाँ होती है, कंडेंसर में, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कंडेंसर के अंदर होती है, इस पॉइंट के अंदर ही क्यू आउट होता है। तो क्यू आउट किन दोनों के, यहाँ ग्राफ भी देख लो, किसके मास कितना है 1 माइनस वाई माइनस जेड, ये लगा दिया, और H13 माइनस H1, क्योंकि H13 का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू H1 ज़्यादा है, टेम्परेचर दोनों का भले बराबर है लेकिन इंट्रोपी उसकी ज़्यादा है। और अगर आपको लगे कि यार इंट्रोपी ज़्यादा क्यों है, लॉजिकली होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअली, लेकिन तो आप जाके सीधा सीधा यहाँ पर एंथैल्पी देखो, H1 की 137 है और H13 की 2368, तो सीधा सीधा बड़ा माइनस छोटा होता है, सही है। तो ये आपको याद रखना है, क्यू आउट हमेशा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्योंकि हमारा मास जो था वो पूरा मास नहीं था, स्टीम ब्लीड हुई थी, तो क्यू आउट जो हुआ है वो इस लिमिटेड मास में से हुआ है, पूरे मास में से नहीं हुआ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये आपको समझ आ गया। फिर डब्ल्यू नेट पर आ जाओ, डब्ल्यू नेट दोगे आपके पास, जाहिर है। अच्छा डब्ल्यू नेट, वाह भाई क्या बात है, क्यू इन माइनस क्यू आउट से किया हुआ है, ओके यार, फॉर्मूले आगे पीछे किए हुए हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन, सही है। तो इन लोगों ने इसको ब्रेक करके लिखा है, इसका एलसीएम लो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन माइनस क्यू आउट बराबर होता है डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन। तो इसको डिवाइड कर दो क्यू इन से, आपके पास वही एफिशिएंसी का आंसर सेम आएगा, सही है। पार्ट सी में क्या है, मास फ्लो रेट, उन लोगों ने बोला था कि जब मास फ्लो रेट है उसके बाद क्या होगा, तो जब भी मास फ्लो रेट आएगा तो अपने नेटवर्क के साथ आप मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कराओगे हमेशा। यहाँ पर तो मास फ्लो रेट आपका समझो 1 था, यहाँ पर 1 था, लेकिन जब इन लोगों ने दे दिया मास फ्लो रेट, तो आप मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करा के एफिशिएंट इसके वर्क डन निकाल लोगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब आपका थोड़ा सा सवाल होगा कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया डब्ल्यू नेट निकालने के लिए। देखो डब्ल्यू नेट, आप जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है यार एक बार देख लेना, सही करके देख लेना। डब्ल्यू नेट के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है क्यू इन माइनस क्यू आउट, सही है, ये हमने आइस में पढ़ा था, और सर ने हमें पढ़ाया हुआ है डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस वर्क डन ऑफ पंप। तो पंप वर्क माइनस वर्क डन ऑफ टरबाइन निकालोगे, क्योंकि ये थोड़ा वो है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मास इन मास आउट वगैरह हो रहा है, और 2 पंप लगे हुए हैं, 2 टरबाइन लगे हुए हैं। तो आप क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे वर्क डन ऑफ टरबाइन निकालोगे, तो इन दोनों के वर्क डन को प्लस करोगे, वर्क डन दोनों के इंथैल्पीज़ वगैरह निकाल के दोनों के वर्क डन को प्लस करोगे, टरबाइन HP प्लस वर्क डन ऑफ लो प्रेशर टरबाइन, ये वर्क डन ऑफ टरबाइन आएगा, सही है। और वर्क डन ऑफ पंप किसके बराबर आएगा, 2 पंप वर्क आएंगे, पंप नंबर 1 प्लस W पंप नंबर 2, फिर ये, और फिर डब्ल्यू नेट किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू नेट बराबर आएगा वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस वर्क डन ऑफ पंप, क्योंकि टरबाइन हमें फ़ायदा देता है, टरबाइन हमें बिजली देता है, और पंप हमारे बिजली लेता है, तो नेट वर्क डन के लिए हम हमेशा पंप वर्क को माइनस करते हैं, तो यहाँ से डब्ल्यू नेट आएगा। तो ये भी एक डब्ल्यू नेट आ सकता है, और एक तरीका डब्ल्यू नेट निकालने का आपका ये भी है। अब आपकी मर्ज़ी है भाई, जिससे भी निकालो, ये ज़्यादा आसान है, सीधे सीधा क्यू इन क्यू आउट आपने निकाल लिया, बेसिक है आपसे। अच्छा क्यू इन क्यू आउट में भी आपकी मर्ज़ी है भाई, जिसमें निकालो, सही है। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, कोई फर्दर मसला हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।
वीडियो बहुत लंबी है, सॉरी।